आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 45 मिनट तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रुके पीएम, नीट एग्जाम की वजह से लिया फैसला। 35% ज्यादा मुसलमान बन गए वोटर, 2027 चुनाव से पहले यूपी के इस आंकड़े ने मचाई हलचल। तमिलनाडु की सीफूड फैक्ट्री में गैस रिसाव, 7 की मौत। हम मोर्चा संभाले हुए हैं, जंतर मंतर से गूंज रहा थाली चम्मच का शोर, प्रधान के इस्तीफे की मांग। आसमान से समुद्र तक ताइवान के पास चीनी सेना की घुसपैठ। अमेरिका से समझौते में ईरान सरकार की जीत के जश्न को खराब करेंगे कट्टरपंथी। रूस ने भर भर कर पहुंचा दिए भारत में टैंकर, मुश्किल समय में ऐसी बदली पिक्चर। पेट्रोल से दूध, आटा, चावल तक 10 साल पहले 100 रुपए में आने वाली चीजें आज कितनी महंगी। ना शाहरुख ना अल्लू अर्जुन, ये है इंडिया का हाईएस्ट पेड एक्टर। और ओडीआई टीम से 4 खिलाड़ी हुए ड्रॉप। 21 जून को यानी आज दिल्ली एयरपोर्ट पर दोपहर 1:15 पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत अपने आवास के लिए रवाना होने के बजाय एयरपोर्ट पर ही प्रतीक्षा करने का फैसला लिया। दोपहर 2 बजे नीट परीक्षा शुरू होनी थी। परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो और ट्रैफिक प्रभावित ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ने 2 बजे परीक्षा शुरू होने के बाद ही अपने आवास के लिए रवाना हुई। अधिकारियों की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि इस अहम समय में दिल्ली का ट्रैफिक किसी भी तरह से बाधित ना हो, खासकर ऐसे समय में जब बड़ी संख्या में बच्चे परीक्षा केंद्रों की तरफ जा रहे हो। पीएम मोदी के काफिले की आवाजाही के लिए अक्सर तय रास्तों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट और अस्थायी पाबंदियों की जरूरत होती है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के बाद मुस्लिम वोटरों की संख्या को लेकर नई चर्चा छिड़ गई है। कुछ रिपोर्टों और आंतरिक विश्लेषणों में दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी पहले के मुकाबले बढ़ी है। बताया जा रहा है कि पहले मुस्लिम वोटरों का प्रतिशत करीब 18.6% था, जो अब बढ़कर लगभग 19.5% तक पहुंच गया है, यानी करीब 0.9% की बढ़ोतरी का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, नए जुड़ने वाले मतदाताओं में करीब 35% मुस्लिम वोटर होने की बात कही जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग धर्म के आधार पर मतदाताओं का कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं करता, लेकिन इन दावों के बाद प्रशासनिक स्तर पर आंकड़ों की जांच और सत्यापन का काम शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि मतदाता सूची के डेटा का गहन विश्लेषण किया जा रहा है, जिसमें कई तरह की गड़बड़ियां भी सामने आई है। अब इन्हें दूर करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में रविवार को एक सीफूड एक्सपोर्ट फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हादसे में 7 महिला कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 65 से ज्यादा घायल हो गए। घायलों में 9 वेंटिलेटर पर है। गैस रिसाव की घटना सेंट पीटर्स पॉल सीफूड्स एक्सपोर्ट्स यूनिट में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही अरकोनम स्थित एनडीआरएफ की 4th बटालियन मुख्यालय से 30 सदस्यों की एनडीआरएफ की टीम को मौके से भेजा गया। तमिलनाडु सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। साथ ही अस्पतालों में भर्ती कर्मचारियों के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। पेपर लीक और कथित परीक्षा अनियमितताओं के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन रविवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी हाथों में थाली और चम्मच लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते रहे। पार्टी का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर सीजेपी ने लिखा, हम जंतर मंतर से तब तक नहीं हटेंगे जब तक अयोग्य शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा न देते हों। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने समर्थकों से बड़ी संख्या में जंतर मंतर पहुंचने की अपील की। उन्होंने विशेष रूप से नीट री एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों से परीक्षा खत्म होने के बाद आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया। दिपके ने कहा कि हम यहां मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन आपके सहयोग के बिना यह आंदोलन सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल छात्रों की नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य की है।
ताइवान के आसपास चीन की सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने रविवार सुबह बताया है कि उसने अपने आसपास 2 चीनी सैन्य विमानों, 8 चीनी नौसैनिक युद्धपोतों और 4 सरकारी जहाजों की मौजूदगी दर्ज की है। ताइवानी सेना ने इन सभी गतिविधियों पर नजर रखी और जवाबी कदम उठाए। ताइवानी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रविवार सुबह 6 बजे तक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 2 विमान और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के 8 जहाज ताइवान के आसपास सक्रिय पाए गए। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी और बताया कि ताइवान की सशस्त्र सेनाएं पूरे घटनाक्रम पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। अमेरिका के साथ अंतरिम समझौते को ईरान अपनी जीत बता रहा है। दुनिया के कई एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि समझौते के 14 पॉइंट में ईरान की बातें ज्यादा मानी गई। हालांकि ईरान का एक वर्ग ऐसा नहीं मानता और वह समझौते के खिलाफ है। खासतौर से कट्टरपंथियों का धड़ा से इससे ईरान की हार मान रहा है और सड़कों पर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान सरकार की चुनौती बन सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी संसद के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन महमूद इबालियन का कहना है कि इस समझौते से देश अमेरिका की कॉलोनी बन जाएगा और हॉर्मुज जलसंधि मध्य इजराइल के लिए भी खुल जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के बाहर भी समझौते के खिलाफ रैली हुई है। रूस मुश्किल समय में भारत का भरोसेमंद साथी बना हुआ है। जून में रूस से भारत का कच्चा तेल आयात तेजी से बढ़ा। भर भरकर तेल के टैंकर भारत पहुंचे। वहीं संयुक्त अरब अमीरात से खरीदे गए रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब बनी रही। रिफाइनर ने हॉर्मुज स्ट्रेट से शिपमेंट को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच सप्लाई सुरक्षित करने के लिए ऐसा किया। मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म कैपलर और इंडस्ट्री एनालिस्ट के डेटा से इसका पता चलता है। कैपलर के डेटा के अनुसार भारत ने 1 जून से 19 जून के बीच रूस से औसतन 26.6 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया। यहाँ मई में 19.1 लाख बीपीडी था। इस बढ़ोतरी ने भारत के सबसे बड़े क्रूड सप्लायर के तौर पर रूस की स्थिति को और मजबूत किया है। पिछले कुछ सालों में महंगाई तेजी से बढ़ी है, लेकिन आम लोगों की कमाई जस की तस बनी हुई है। वहीं ग्लोबल तनाव ने लोगों को और भी महंगाई के चक्रव्यूह में फंसा दिया। खासकर अमेरिका ईरान जंग ने ईरान से लेकर खाद्य पदार्थों के दाम तेजी से बढ़ाए। भारत में महंगाई बढ़ना इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति महीने की कमाई 15,000 से 20,000 रुपए के बीच है। वहीं सरकार 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन देती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में थोड़ी भी महंगाई बढ़ाना लोगों की मंथली बजट पर कितना बड़ा झटका दे सकता है। दूसरी ओर सरकार ने मई 2026 में महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार अप्रैल की तुलना में रिटेल और थोक दोनों महंगाई में इजाफा हुआ है। मई में रिटेल महंगाई बढ़कर 3.93% हो गई है, जो अप्रैल में 3.5% थी। वही खाद्य महंगाई 4.8% तक पहुंच गई है। शाहरुख खान, अल्लू अर्जुन और रजनीकांत जैसे सुपरस्टार सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स माने जाते हैं। बीते कुछ सालों में इन्हें लेकर ऐसी खबरें आती रही, लेकिन अब इन सभी स्टार्स के सिंहासन को एक एक्टर ने हिला दिया है और वो एक्टर है रणवीर सिंह। सभी को पिछाड़कर रणवीर सिंह भारत के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए हैं। उन्होंने धुरंधर और धुरंधर 2 से 325 करोड़ रुपए तक कमा डाले। हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रणवीर सिंह को अपनी पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर से 325 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। रणवीर ने इसके लिए कोई तय फीस नहीं ली थी। उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग वाला फॉर्मूला अपनाया था। वहीं फिल्म का बजट बढ़ने पर इसमें पैसे भी लगाए गए थे। नतीजा ये निकला कि अब वो अरबों में खेल रहे हैं। ये उनकी धुरंधर के दोनों पार्ट से हुई कमाई है। बीसीसीआई ने रविवार 21 जून 2026 को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आगामी 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। हाल ही में अफगानिस्तान को वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद है। भारत को इस महीने के अंत में आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलनी है, जिसके ठीक बाद जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज और फिर 14 से 19 जुलाई तक 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। शुभमन गिल की कप्तानी वाली इस टीम में विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर सितारों की वापसी हुई है, लेकिन चयनकर्ताओं ने अफगानिस्तान सीरीज का हिस्सा रहे 4 प्रमुख खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया।